जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप सभी को अपना इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में स्वागत है और इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पे समझने वाले हैं साथियों, संख्याओं के प्रकार। क्योंकि संख्याओं का प्रकार एक ऐसा टॉपिक है साथियों जो संख्या पद्धति का एक छोटा-सा टॉपिक है, लेकिन संख्या पद्धति का एक बहुत ही अच्छा बेसिक इस चैप्टर में छिपा हुआ है, जो कि हम यहाँ पे संख्याओं के प्रकार को पढ़ने वाले हैं। सो हम मैथ्स में जितने भी संख्याएँ पढ़ते हैं साथियों, वो चाहे सम हो या विषम हो या फिर आपने भाज्य सुना होगा या अभाज्य सुना होगा, सो जितने भी अंक जो है हमें मैथ्स में देखने को मिलते हैं, यहीं से देखने को मिलते हैं। सो मैथ्स का जो पूरा बेस हम कह सकते हैं संख्याओं के प्रकार पर ही रहता है। सो हम एक-एक पे यहाँ पे नज़र डालने वाले हैं और ये क्लास खासकर उन साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, जो संविदा शिक्षक वर्ग 3 का तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छे लेवल से क्वेश्चन आपको एग्ज़ामों में देखने को मिल सकता है और यदि आप पुराने पेपर हल कर रहे होंगे तो कहीं न कहीं आपको जो है संख्या पद्धति से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। और संख्या पद्धति के बहुत सारे जो चैप्टर हैं, वो आपके सिलेबस में डला भी है। सो आपने बहुत सारे चैप्टर देखा भी होगा और ऐसे ही बहुत सारी क्लासेस जो है इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। और छोटे-छोटे टॉपिकों पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए साथी, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से पूछ ले, ये हमें नहीं पता है। सो आपको एक-एक टॉपिक पे ध्यान देना होगा और आज का ही ऐसा टॉपिक है संख्याओं का प्रकार, जो कि संख्या पद्धति से मैंने यहाँ पे लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नज़र डालेंगे पहला प्रकार, जो कि आप सभी को पता है, प्राकृत। क्या है प्राकृत संख्या? प्राकृत संख्या, सो प्राकृत संख्या क्या होता है साथियों? प्राकृत संख्या वह होता है जो जो है हम अंकों के रूप में जिन अंकों का उपयोग करते हैं, या हम कह सकते हैं हमारे दैनिक जीवन में किसी भी चीज़ का हमें मूल्यांकन करना हो या फिर अंकों के रूप में उनको काउंट करना हो, तो हम क्या करते हैं, अंकों को यानी कि इकट्ठा करते हैं। जैसे मैं यदि आपसे पूछूँ कि मेरे पास में कितनी उँगली है, तो आप यहाँ पे समझ जाओगे कि कितने 5 उँगली है। तो ये कहाँ से आ रहा है? तो हमने एक प्राकृत संख्या से लिया है, जिसमें कि 5 एक प्राकृत संख्या है, 6 एक प्राकृत संख्या है, 7 एक प्राकृत संख्या है, यानी कि ऐसे अनगिनत संख्याएँ, यानी कि हम कह सकते हैं जिनका हम गिनती के रूप में उपयोग करते हैं या गणना के लिए उपयोग करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। जैसे आपको पता है प्राकृत संख्या में जैसे किन-किन अंकों का हम उपयोग करते हैं। स सो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे जाते-जाते ये अनंत तक जाता है, जिसका कोई लिमिट नहीं है। करोड़ हो, अरब हो, खरब हो, है ना? सो प्राकृत संख्या में यही याद रखना है आपको कि प्राकृत संख्या को हम 1 से स्टार्ट करते हैं, ये हम कहते हैं जहाँ से हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 0 को आप काउंट नहीं कर सकते हो। आप कैसे कह सकते हो कि ये 0 है? कितना है? 1 है। यदि मैं यहाँ पे दो इस उँगली की बात करूँ साथियों, तो यहाँ पे कितने दिख रहे हैं? ये 3 दिख रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ 0 से स्टार्ट होता हुआ तो नहीं दिख रहा है ना? तो जब भी आप कोई संख्या को काउंट करोगे, तो वो कहाँ से करोगे? 1 से करोगे, है ना? तो इसीलिए ये कहा जाता है कि प्राकृत संख्या वह संख्या होती है, जिनका हम गणना के रूप में उपयोग कर सकते हैं या करते हैं, ठीक है? सो आपको ये याद रखना है कि प्राकृत संख्या में कोई भी संख्या स्टार्ट होती है या कोई अंक स्टार्ट होता है, तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, जो कि अनंत तक जाता है, ठीक है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको याद रखना है। सेकंड आपको याद रखना है पूर्ण संख्या। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि पूर्ण संख्या क्या होती है, ठीक है? तो यदि मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ पूर्ण संख्या की, जिसमें कि यहाँ पे थोड़ा-सा चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा ज़ीरो को लेके, क्योंकि मैं अभी कुछ समय पहले आपको बोल रहा था कि क्या हम किसी संख्या को काउंट करते समय ज़ीरो को ऐड कर सकते हैं या फिर ज़ीरो से हम काउंट कर सकते हैं क्या? तो नहीं था, है ना? सो पूर्ण संख्या क्या होती है? जिस संख्या में या जिसमें हम क्या करेंगे, 1 को शामिल करेंगे, सो 1 यदि शामिल हो जाता है यहाँ पे, तो वो हो जाएगा पूर्ण संख्या, है ना? और ये अनंत तक जाएगा, जिसका कोई लिमिट नहीं है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या है, तो उस कंडीशन में क्या आने वाला है? 0 ना कि 1 आएगा, है ना? और यदि आपसे पूछे सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो वो है 1, और सबसे बड़ी पूछे तो उसका तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि
अनंत तक होता है संख्या, ठीक है? इसके बाद में सबसे छोटी पूर्ण संख्या यदि आपसे पूछे तो 0 याद रखना है, क्योंकि पूर्ण संख्या जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट अगला जो संख्या है वो संख्या आपको याद रखना है साथियों, जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो है पूर्णांक संख्या, ठीक है? क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या हमने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है? पूर्ण संख्या के बाद में हम यहाँ पे नज़र डाल रहे हैं पूर्णांक संख्या पे। सो पूर्णांक संख्या क्या होते हैं साथियों? अब यहाँ पे आपको पूर्णांक संख्या देखने को मिलेगा, जिसमें कि प्राकृत संख्या के भी अंक देखने को मिलेंगे और पूर्णांक संख्या के भी अंक देखने को मिलेंगे। सो यदि मैं यहाँ पे पूर्णांक संख्या की बात करूँ साथियों, सो पूर्णांक संख्या क्या होता है? वह संख्या जो मिडिल, यानी कि वह संख्या जो अपने स्केल या फिर मिडिल बिंदु से हम कह सकते हैं, इस साइड यदि आप जाते हो तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 यानी कि प्लस होता हुआ दिख दिख रहा होगा, है ना? और यदि आप इस साइड जाते हो तो यहाँ पे आपको जो है माइनस होता हुआ नज़र आ रहा होगा, है ना? जो कि माइनस माइनस पे, ठीक है? सो मैंने यहाँ पे क्या कहा साथियों, पूर्णांक संख्या में प्राकृत संख्या भी आपको देखने को मिलेगा और पूर्ण संख्या भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जिसमें कि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकते हैं। सो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों कंडीशन यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। सो पूर्णांक संख्या की यदि मैं यहाँ पे परिभाषा को समझाने का यदि मैं यहाँ पे प्रयास करूँ साथियों, सो यह क्या होता है? प्राकृत संख्या या फिर उनकी ऋणात्मक संख्या तथा शून्य को सम्मिलित करने करने पर जो संख्या बनती है या जो संख्या प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है? सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है? सो मिडिल में क्या होगा? मध्य में 0 होगा और उसके बाद में उतनी ही संख्या देखने को मिलेगी जितनी की इस साइड संख्याएं हैं, ठीक है? तो एक प्रकार से ये क्या है कि रेखा को दर्शा रहा है, ठीक है? सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है साथियों। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है? सो आपको याद रखना है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है क्या? ऑप्शन आता है ऐसा, है ना? क्या प्राकृत संख्या, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है क्या? यदि आपसे पूछे क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है क्या? जी हाँ, हो सकती है। लेकिन यदि आपसे और क्वेश्चन थोड़ा-सा घुमा के आगे यदि आपसे पूछे कि क्या पूर्णांक संख्या या क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है क्या? तो इस कंडीशन में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 0 और यहाँ पे हम प्राकृत संख्या में 0 नहीं लेते हैं, ठीक है? सो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा, क्योंकि ये क्लास ऐसा है साथियों, यहाँ से बहुत ज़्यादा जो नॉलेज है वो आप यहाँ से लेकर जाने वाले हो, क्योंकि जो है ये क्लासेस मैं एग्ज़ाम को देखते हुए बना रहा हूँ, जिसमें कि बहुत सारा जो डेटा है वो आपको यहाँ से मिलने वाला है और नई नई जानकारी यहाँ से आप देख पाओगे, ठीक है? जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? तो यहाँ से पहला और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया मैंने कि प्राकृत संख्या जो है पूर्णांक संख्या जो है प्राकृत संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या जो है प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। ये पहला पॉइंट हो गया है। इसके बाद में नेक्स्ट यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्या पूर्णांक संख्या जो है क्या पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकता है? क्या पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकता है? या फिर आपसे पूछ सकता है कि क्या सभी पूर्णांक संख्या सभी पूर्ण संख्या, सॉरी माफ कीजिएगा, सभी पूर्ण संख्या क्या पूर्णांक हो सकता है? पूर्णांक संख्या हो सकता है? तो उस कंडीशन में आप कह सकते हो कि जी हाँ, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 0 भी दिख रहा है, 0 भी है, उसके बाद में जो संख्या अंक दिख रहे हैं वो भी सभी संख्याएँ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएँ पूर्णांक संख्या हो सकती है, ठीक है? लेकिन यदि यहाँ पे मैं बात करूँ पूर्णांक संख्या की, सो पूर्णांक संख्या क्या सभी पूर्णांक संख्या जो है पूर्ण संख्या हो सकती है क्या? सो यदि आप यहाँ पे नज़र डालोगे तो यहाँ पे सभी संख्याएँ जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, वो चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 0 हो या फिर 1, 2, 3, 4, ठीक है? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या जो है, सभी पूर्णांक संख्या जो है पूर्ण संख्या हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे माइनस वाला कंडीशन जो कि यहाँ पे फॉलो नहीं होगा, ठीक है? सो यहाँ पे ये याद रखना है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्या सभी पूर्णांक संख्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है क्या? तो आपको याद रखना है जी हाँ, हो सकती है, ठीक है? सो 3 पॉइंट जो कि हमने यहाँ पे देख लिया है और
बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा जो आता है वो आता है सम संख्या। सम संख्या, और इस संख्या को आप जानते ही होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। क्या है सम संख्या? सो वह संख्या जिनका भाग हम देते हैं तो किससे होना चाहिए? 2 से विभाजित होना चाहिए या 2 से भाग जाना चाहिए, है ना? या हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, वह क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? सम संख्या कहलाता है। जैसे कि यदि मैं यहाँ पे बात करूँ 2, 4, 6, 8, 10, तो ये ऐसे संख्याएँ हैं जो 2 से विभाजित हो रही है। यदि मैं इसकी बात करूँ साथियों, तो 2 से विभाजित हो रहा है, ये भी 2 से विभाजित होता हुआ दिख रहा है। इसके बाद में ये भी आपको 2 से विभाजित होता हुआ दिख रहा है। यदि आप इस पे ध्यान दोगे तो ये भी 2 से विभाजित होता हुआ नज़र आ रहा होगा, और ये भी 2 से विभाजित हो रहा है, ठीक है? तो इस प्रकार जितने भी संख्याएँ यहाँ पे सम संख्याओं के रूप में देखने को मिलेंगी, वो संख्याएँ होंगी जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही हो, उन्हें क्या कहा जाता है? सम संख्या कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है साथियों कि सबसे छोटी सम संख्या यदि आपसे पूछे तो आपको क्या याद रखना है? सबसे छोटी सम संख्या यदि आपसे पूछे तो सबसे छोटी सम संख्या होती है 2, फिर 4, 6, 8, 10, 12 और ऐसे जाते-जाते अनंत तक जाता है, ठीक है? तो सबसे छोटी यदि सम संख्या आपसे पूछे तो वो आपको याद रखना है क्या? 2 है, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला हम यहाँ पे नज़र डालेंगे विषम संख्या पे, ठीक है? सो विषम संख्या क्या होती है साथियों? इसी के अपोजिट होगा विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है? वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जबकि हमने यहाँ पे क्या देखा था कि सम संख्या में हमने क्या कहा था कि वह संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो, और हमने यहाँ पे विभाजित करके भी देखा। इसके बाद में सेकंड क्या कहा जा रहा है कि विषम संख्या वह होता है जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, है ना? कैसा? 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे क्या कहा जाता है? विषम संख्या कहा जाता है, ठीक है? जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा 3, 5, 7, 9, है ना? इसके बाद में 11, 13, और इसके बाद में ऐसे जाते अनंत तक ये जाता है, ठीक है? अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? क्वेश्चन पहला पूछा जा सकता है कि क्या विषम संख्या कौन-सी है? सो ऐसी संख्याएँ जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हों। यदि मैं इसको 2 से विभाजित करूँ तो क्या 2 से विभाजित होगा? क्या इसको मैं यदि मैं 2 से विभाजित करूँगा तो ये 2 से विभाजित होने वाला है क्या 5? नहीं। यदि मैं इसको 7 को विभाजित करता हूँ तो नहीं होगा, 3 को भी विभाजित करूँगा तो नहीं होगा, और पूर्ण रूप से विभाजित होना चाहिए, है ना? तो ये भी 11 भी नहीं होगा, इसी प्रकार 13 भी आपको विभाजित होता हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपको इससे ये समझ में आ रहा है कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे कहा जाता है विषम संख्या। तो संख्या यदि आपसे पूछे, तो ऐसे संख्या आपको देखना होगा जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। अब ये तो छोटी-छोटी संख्या हैं, यदि आपसे क्वेश्चन पूछे 63 क्या विषम संख्या है? तो आपको याद रखना है क्या विषम संख्या क्या कहता है कि 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उस कंडीशन में क्या होना चाहिए? विषम संख्या होना चाहिए। सो 2 से आप विभाजित करके देखिए, सो क्या हो जाता है 3, और ये अब यहाँ से 3 विभाजित नहीं होगा, है ना? सो 3 एकम सॉरी 2 एकम 2, अब यहाँ पे बचा है 1, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो 63 जो है वो जो है 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि वो कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो इसमें यही याद रखना है कि विषम संख्या वह संख्या होगी जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, ठीक है? सेकंड आपसे क्या पूछ सकता है कि सबसे छोटी क्या पूछ सकता है? सबसे छोटी विषम संख्या कौन-सी होगी, है ना? सबसे छोटी विषम संख्या कौन-सी होगी? तो वह संख्या होगी साथियों क्या? 3, है ना? 3 ऐसी विषम संख्या है जो सबसे छोटी है, ठीक है? सो ये याद रखना है आपको। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है साथियों भाज्य संख्या। क्या क्या कहा मैंने? भाज्य संख्या, ठीक है? भाज्य संख्या को हम यहाँ पे देखते हैं। 3 हो गया, ये 4 और ये 5 और ये 6, ठीक है? अब हम यहाँ पे देखते हैं भाज्य संख्या। सो भाज्य संख्या क्या होती है साथियों? हम यहाँ पे ये समझते हैं। सो भाज्य संख्या वह संख्या होती है, भाज्य संख्या वह संख्या होती है, आपको याद रखना है, जो कि जिसकी संख्या यानी कि 2 से अधिक हो। गुणनखंड कैसा होना चाहिए? जिनमें 2 से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्या कहलाती है। तथा जिन संख्याओं में केवल 2 यानी कि कितने केवल 2 गुणनखंड हो, या फिर हम कह सकते हैं स्वयं या फिर स्वयं के अतिरिक्त और कोई अभाज्य संख्या
यानी कि स्वयं के अतिरिक्त और कोई भी हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। इसको हम यहाँ पे समझते हैं। मैंने क्या कहा, भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो 2 से अधिक गुणनखंड यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपके पास में एक संख्या 4 है, इसके बाद में 6 है, इसके बाद में आपके पास में 8 है, ठीक है? तो इसमें इसकी जो परिभाषा के आधार पे यदि हम यहाँ पे देखें, तो ये क्या कह रहा है कि इसका गुणनखंड जो है कितने होने चाहिए? 2 से अधिक होना चाहिए। तो यदि मैं इसका गुणनखंड करके देखूँ, तो आपको पता है कि ये 2 से भी विभाजित होगा और उसके बाद में किससे विभाजित होगा? 4 से भी विभाजित होगा और 1 से भी विभाजित होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि 2 से अधिक बार विभाजित हो रहा है। इसी प्रकार 6 को यदि हम यहाँ पे देखें, तो 6 भी आपको जो है 2 से अधिक बार विभाजित होता हुआ दिख रहा होगा। 1 से विभाजित होगा, ठीक है? यानी कि 6 एकम 6, फिर 2 त्रिक 6, फिर इसके बाद में 3 दूनी 6, इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा स्वयं 6 से भी विभाजित हो रहा है, ठीक है? इसी प्रकार यदि आप 8 को देखते हो, तो 8 भी यहाँ पे अलग-अलग रूप से विभाजित होता हुआ दिखेगा। जैसे 1 से भी विभाजित होगा, इसके बाद में 8 से भी विभाजित होगा, इसके बाद में 4 से भी विभाजित होगा, इसके बाद में स्वयं 8 से भी विभाजित होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये ऐसी संख्याएँ हैं जो स्वयं स्वयं के अतिरिक्त यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड जहाँ पे आपको देखने को मिले, वह संख्या कहलाएगा भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या में आपको देखने को मिलेगा 4, 6, 8, 10, 12 यानी कि मल्टीपल के रूप में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है? सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है? सो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे भाज्य संख्या समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आता है साथियों, जो कि आपको याद रखना है, जो कि 4, 6, 8, 8 के बाद में एक 9 है। सो अब यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि 9 भी क्या संख्या है? 9 भी जो है भाज्य संख्या है, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा स्वयं 9 से कटेगा, 1 से कटेगा। इसके बाद में ये 3 से भी कटेगा, जो कि 3 त्रिका 9 होता है, ठीक है? तो ये भी 2 से अधिक बार विभाजित हो रहा है, ठीक है? और इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो संख्या आ जाता है, वो आ जाता है 10, जो कि आपको ये भी 2 से अधिक बार विभाजित जो है देखने को मिलेगा। 2 से अधिक बार जैसे कि 10 हो गया, उसके बाद में 5 से विभाजित होगा, उसके बाद में 2 से विभाजित होगा, उसके बाद में 1 से स्वयं से भी विभाजित होता हुआ दिख रहा है, ठीक है? अब क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है? क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी यानी कि भाज्य संख्या में ऐसी कौन-सी संख्या है? भाज्य संख्या में ऐसी कौन-सी संख्या है? या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी जो है विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या भाज्य में कौन-सी है ना? तो सबसे छोटी विषम संख्या भाज्य में आपको देखने को मिल रहा है 9 और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों, क्योंकि चैप्टर छोटा-सा है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट इतना छुपा हुआ है ना कि उसको समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा यानी कि सबसे भाज्य संख्या में सबसे छोटा विषम संख्या कौन-सी है? तो वो आएगा कौन-सा? 9, है ना? वो कौन-सा आएगा? 9 आएगा, क्योंकि 9 जो संख्या आपको देख पा रहे होंगे, 9 विषम संख्या में भी देखने को मिल रहा है और भाज्य संख्या में भी देखने को मिल रहा है ना? तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है? सो 9 को तो आपको याद ही रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो है भाज्य संख्या आप समझ गए होंगे कि 2 से अधिक बार जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो, वो संख्या क्या कहलाएगा? वो संख्या कहलाएगा भाज्य संख्या। और एक संख्या मैं यहाँ पे यदि मैं लूँ, जैसे 15, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी थोड़ा-सा डाउट लगेगा, ठीक है? सो 15 को यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों, तो आप सभी को पता है 5 से विभाजित होता है। इससे पहले 3 से भी विभाजित होगा, इससे पहले 1 स्वयं से भी विभाजित होगा, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्वयं 15 से भी विभाजित होगा। सो यहाँ पे भी जो इनका विभाजन की जो संख्या है, वो कितनी है? 2 से अधिक हो रही है ना? सो हम क्या कह सकते हैं कि वह संख्या जो 2 से अधिक बार विभाजित हो, वह संख्या क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है? अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है अभाज्य संख्या, है ना? अभाज्य संख्या। सो अभाज्य संख्या क्या होता है साथियों? अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो कि आपको याद रखना है। अभाज्य संख्या क्या होता है? वह संख्या होता है जिनका गुणनखंड स्वयं के अतिरिक्त या हम कह सकते हैं कम से कम 2 गुणनखंड हो, 2 से अधिक ना हो, है ना? गुणनखंड मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, गुणनखंड 2 हो स्वयं के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? स्वयं के अतिरिक्त, अतिरिक्त याद रखना है, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा स्वयं के अतिरिक्त क्या? 2 हो गया, इसके बाद में 3 हो गया, इसके बाद में 5 हो गया, 7 हो गया, है ना? इसके बाद में नेक्स्ट अगला आपको देखने को मिलेगा
11 हो गया, 13 हो गया, इसके बाद में 17 हो गया, ठीक है? तो ये ऐसी संख्याएँ हैं जो कि आपको जो है दिख रहे होंगे कि इनका गुणनखंड यदि हम करके देखें तो 2 से अधिक बार गुणनखंड नहीं होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, जो 2 है इसका एक बार गुणनखंड सही है, ठीक है? 2 एकम 2 1 से कटेगा, उसके बाद में स्वयं, स्वयं से कटेगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्या है? 3 है, तो ये 1 से विभाजित होगा, उसके बाद में स्वयं 3 से विभाजित होगा। इसके बाद में यदि मैं 5 की बात करूँ तो ये 1 से विभाजित होगा, उसके बाद में स्वयं 5 से विभाजित होगा। तो इससे आप ये समझ पा रहे होंगे, स्वयं के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड ना हो, या हम कह सकते हैं कम से कम 2 गुणनखंड यदि यहाँ पे देखने को मिले, वो होगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये तो सभी को लगभग सभी को पता ही रहता है, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो वो याद रखना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, या फिर क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी या अभाज्य संख्या में ऐसी कौन सी संख्या है जो सबसे छोटी सम संख्या है? तो अभाज्य संख्या में सबसे छोटी सम संख्या, तो वो आपको देखने को मिलेगा 2। ये 2 ही एक ऐसा संख्या है जो अभाज्य के रूप में देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है? तो इस प्रकार मैंने यहाँ पे 7 अलग-अलग संख्याओं के प्रकार आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया साथियों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हर एक पॉइंट को आप बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डिटेल से समझने का प्रयास किए होंगे, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला हम यहाँ पे नज़र डालेंगे परिमेय संख्या पे, ठीक है? सो परिमेय संख्या की यदि मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ, परिमेय संख्या किसे कहा जाता है? और बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा इसको कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो P अपान Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। P अपान क्यू के रूप में व्यक्त किया जाता है, या फिर इस प्रकार लिख लीजिएगा, पी अपान क्यू के रूप में, या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 2/3, ठीक है? तो ये क्या है? एक पी के रूप में, यानी कि हम किसी संख्या को बटे के रूप में लिखते हैं, बटा के रूप में लिखते हैं, विभाजित करके, यानी कि इस प्रकार से लिखा जाता है, उसे क्या जाता है? परिमेय संख्या कहा जाता है। तो इसका परिभाषा की यदि मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ, तो परिभाषा हम क्या कर सकते हैं? वे सभी संख्याएं जिसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है? जिसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है? जैसे कि मैंने यहाँ पे बता दिया है, 3 बटा, यानी कि 2/3, इसके बाद में 7/3 भी आप लिख सकते, सॉरी 8 भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगला ऐसा भी हो सकता है जो कि आपको याद रखना है, 5/7, ठीक है? या 7/5 भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है? सो यहाँ पे जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में सभी प्रकार की संख्या देखने को मिलेगी, जिसे हम कहते हैं 7/8 हो या 5/8 हो, ये अलग-अलग, क्योंकि यदि आप इस संख्या को देखोगे साथियों, तो इसमें संख्याएँ अलग-अलग हैं और इसका प्रकार भी हम आगे पढ़ेंगे, जो कि आपको भिन्न के प्रकार के रूप में देखने को मिलेगा, है ना? जैसे हम जो है, एक भिन्न जो होता है, शुद्ध भिन्न होता है और एक अशुद्ध भिन्न के रूप में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि यदि हम इसकी बात करें, तो ये कैसा है? एक शुद्ध भिन्न है, जिसमें कि 8 का जो यानी कि सबसे नीचे क्या है? 8 है, और 8 के बाद में क्या है? 7 है। इसी प्रकार यदि आप यहाँ पे देखो, तो बड़ी संख्या ऊपर दिख रही है और छोटी संख्या नीचे है। वो नेक्स्ट अगले पार्ट में देखेंगे, जिसमें कि आपको भिन्न वाला जो चैप्टर आएगा, उसमें देखने को मिलेगा कि भिन्नों के प्रकार अलग-अलग क्या होता है। बस यहाँ पे इतना ही याद रखना कि परिमेय संख्या यदि आपसे पूछे, तो वह संख्या होती है जो P अपान Q के रूप में लिखा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है? परिमेय संख्या आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है? ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट अगला आपको यहाँ पे एक लास्ट याद रख लेना है, अपरिमेय संख्या, है ना? क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या आपको यहाँ पे याद रख लेना है, जिसका जो कि यहाँ पे कहा जाता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जो जिन्हें P अपान Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है? जिसे P अपान Q के रूप में, या हम कह सकते हैं P बराबर से Q, है ना? Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे संख्याओं के प्रकार में बस लगभग इतने ही संख्याएं हमें पढ़ना पढ़ना होता है साथियों, जो कि
बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से मेरे कुछ-कुछ फैक्ट जो कि मुझे लगा कि यहाँ से शायद क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, उनको बताने का प्रयास किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि संख्याओं के प्रकार में आपने सभी को देखा होगा। इसका मैं पुनः थोड़ा-सा यहाँ पे स्पीड से आप लोगों को जो है रिवीज़न करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा सारी प्राकृत संख्या वह संख्या जो जिनका हम दैनिक जीवन में या फिर मैथ्स में जो है कैलकुलेशन के लिए उपयोग करते हैं या गणना के लिए उपयोग करते हैं। उन्हें या फिर हम कह सकते हैं जैसे हम गिनती कोई जो है किसी को पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक जा सकता है, ठीक है? पूर्णांक संख्या होती है, वह संख्या होती है जिसमें हम शून्य को भी यहाँ पे शामिल कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा। उसके बाद में पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या में वह संख्या होती है पूर्णांक संख्या क्या होती है? वह संख्या होती है जिसमें कि मिडिल में 0 होगा, इसके बाद में माइनस और प्लस यानी कि इसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है? इसके बाद में सम संख्या मैंने क्या देखा? सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, वह संख्या सम संख्या कहलाती है और इस प्रकार से मैंने यहाँ पे उदाहरण भी दिया था। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। इसके बाद में भाज्य संख्या मैंने यहाँ पे बताया, भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो कि जिनका गुणनखंड 2 से अधिक बार हो, है ना? 2 से अधिक बार हो, वो संख्या जो है भाज्य संख्या कहलाती है और इस प्रकार से मैंने यहाँ पे बहुत सारी संख्याएँ भी बताई। इसके बाद में दूसरा और वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया था साथियों कि सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या कौन-सी है? तो सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या मैंने यहाँ पे बताया था 9 है, ठीक है? इसके बाद में अभाज्य संख्या क्या होती है? जिनका गुणनखंड स्वयं के अतिरिक्त 2 गुणनखंड हो, कम से कम 2 गुणनखंड हो, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है कौन-सा? अभाज्य संख्या। इसके बाद में परिमेय संख्या मैंने बताया कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वो चाहे शांत भिन्न हो या अशांत भिन्न हो या फिर हम कह सकते हैं शुद्ध भिन्न हो या अशुद्ध भिन्न हो, ठीक है? दोनों प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है? और आगे आने वाला जो क्लास होगा उसमें हम भिन्न में बहुत ही डिटेल से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं शुद्ध भिन्न और अशुद्ध भिन्न को। उसके बाद में अपरिमेय संख्या देखा हमने जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, है ना? तो जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जैसे करनी 2 हो गया, करनी इस प्रकार से 7 आपको देखने को मिलेगा या फिर आप हम कह सकते हैं नेक्स्ट अगला करनी 5 जो है, इस प्रकार से संख्याएँ आपको देखने को मिलेंगी, है ना? तो ये संख्या ऐसी कहलाती है जिनको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिखते हैं, इसीलिए हम इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब यहाँ पे संख्याओं का जो प्रकार है वो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा और ये बहुत सारे एग्ज़ामों में आपको बहुत ही अच्छे से हेल्प करने वाला है, ठीक है? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों। और ऐसे ही क्लासेस आपको इस चैनल के माध्यम से मिल रहे हैं, जो कि छोटे-छोटे टॉपिकों को लेके मैं क्लास के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।